अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 साल पहले इशरत रफ्ता को आवाज़ दिया करती हैं हर नए लम्हे की दहलीज पे जाकर यादें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में मखसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहटों में अंदर कागज़ पे कलम घसीटने की आवाज़ मदगम हो रही थी। तमाम तलबा गौर से सुनते या सुनने की अदाकारी करते। लेक्चरर की जानिब मुतवज्जा थी, जो लेक्चर का अख्तिताम करते हुए हस्ब आदत कह रही थी, मेरा ख्याल है मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सौ की समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो चंदे की समझ में भी नहीं आई होगी। इसलिए वो चंदे अभी इम्तिहान से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कन्फ्यूज़न क्लियर कर ली, और अगर आपने ऐसा न किया तो अपने रिज़ल्ट की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे होगी, राइट? नरमी से मुस्कुराकर गई थी समर यूसुफ की आंखें पूरी क्लास में मरकूज थीं, और उस नरमी में भी रौब पिन्हा था। आधे कच्चर में बंधे घुंघरियाले बाल शफाफ दिल नाग में सोने की बाली की तरह नत, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द एक दो झरियाँ भी नहीं पड़ी थी। चंद एक तलबा तालिबात ने हाथ बुलंद किए, कन्फ्यूजन क्लियर की। वो तहम्मुल से जवाब देती रही, और ऐसा करते उसकी निगाह हॉल के एक एक चेहरे से गुजरती उस अजनबी शनासा के चेहरे पर ठहर सी। लबों पे मबहम सी मुस्कुराहट वाला वो शख्स उस इवनिंग क्लास में 4 रोज़ से आ रहा था, और हर दफ़ा उसे देख कर लाशऊर में कोई एहसास जागसी होता, जैसे वो उसे कहीं देख चुके हैं, मगर वो शऊर उस चेहरे को किसी नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था। सो नज़रअंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट्स एगे बाद दिगेरे उठकर जाने लगे। सुमर ने मेज़ से अपनी चीज़ें समेटी, उनको तरतीब से बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा, हिफाजत से फाइल और किताबें जोड़े, बैग कंधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सर झुकाकर बैग की जिप बंद करते बोली। मैस की चमकती सतह में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। लंबा चौड़ा, काफ़ी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की आँखों और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूँ आपकी मदद? उसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का अंसर गालिब था। सुमर ने भी इख्तियार से उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर इधर आया हूँ। उंगली से कान की लो मसलता वो इधर उधर देखता कह रहा था। उसका अंदाज गुस्सा नहीं दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद उसके सर पे लग जाती। तो 4 दिन से आप मुझे देखकर ज़रा हाथ से इशारा किया, ज़रा कंफ्यूज्ड हैं, यू नो, डेजा फीलिंग। सुमर ने बमुश्किल ताजुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं, अगर हम पहले मिल चुके हैं। अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा। शायद कई साल पहले, अब तो याद भी नहीं। फिर ज़रा से शानी उचकाई। सुमर भूमि सुकुड़े उसको देखते रहे तो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं फारिस गाजी हूँ, शादी का मामू। सुमर के बीचे आबरू ढीले पड़े, लब ओ मैं सुकड़े, चेहरे पर पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओ आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी, मगर आपको कैसे पता मैं शादी की? सिंपल, उसने कंधे झटके। सदी ने बताया था कि अब शाम में इधर पढ़ाती और सुबह सऊद राना के चैम्बर में होती हैं। ओह, मगर उसने मुझे नहीं बताया। मेरा मतलब है आप शादी के मामू हैं ना? जो वो गड़बड़ा कर रुकी। जी वही जो सौतेला है। और फिर जरा सा मुस्कुराए। सुमर के रुखसार गुलाबी हुई। नहीं, मेरा मतलब था वो जो IB इंटेलिजेंस में होते हैं और कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नीब वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी मैं कई साल से उधर था, इसी हफ्ते आया हूँ। क्लास करीबन खाली हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। राहदारी में एक सुतून के साथ खड़े होकर सुमर ने उसकी तरफ रुख करते पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी, हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वासूसी करने आए? उस बात पे फारिस हंस पड़ा, फिर नफ़ी में सिर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं यूँ हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं। हाँ, इधर पढ़ने आया हूँ मैं। वो गर्दन जरा झुकाकर आदतन नाखून से कान रगड़ता कह रहा था, साथ में शायद वो च्युइंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए तो पढ़ रहा हूँ, पहले ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रही है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। फिर रुक कर जुमर का चेहरा जैसे जांचा। क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफों की आदत है शायद। जुमर ने मुस्कुरा कर गहरी सांस ली। बुरे वक्त में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था उनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, शादी के सौतेले
सॉरी छोटे मामू, आपकी अम्मी तो काफ़ी वेल ऑफ सी थी, मुझे बाकी आपका फैमिली ट्री बिल्कुल याद नहीं। ये भी निद्रत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था। जी, औरंगज़ेब कारदार, मेरे मामू, वो वेल ऑफ है, मेरी अम्मी ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सिवाय नसीहतों की। फिर से बेनियाजी से शाह ने उचका कर हंसा। सुमर भी साथ ही हंसी। फिर उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओके फारिस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको पढ़ाई यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत जा रही थी, मगर उससे पहले कि वो पलटती, फारिस ने अजरत में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? सुमर जाते जाते वापस हुई, ना समझे से अबर उठाए। सॉरी, कौन हाशिम? ओह, क्या निद्रत आपा ने नहीं बताया? मेरा कजिन हाशिम, उसके अगले हफ्ते शादी है। उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया, आप समेत। सुमर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कंधे उचका दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कजिन को, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारिस ने सर हिलाकर गोया जाने की इजाज़त दे दी। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारिस वहाँ खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो राहदारी के दूसरे सिरे पर गुम न हुई। फिर एकदम चौंका और खफीफ सा होकर सर झटका। वो खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी? शादी की फुप्पू थी, इसलिए शायद। वो खुद को मुतमईन करके गैर मुतमईन करता वहाँ से पलट गया। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज़ और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज की 3 सीटर सोफे के किनारे पे बैठी सुमर दूसरे सिरे पे मौजूद निद्रत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देते कि आपका भाई आ रहा है। मैं माइग्रेशन और दूसरी कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी उससे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगजेब मामू के एनेक्सी में रहता है, वो उसकी माँ के हिस्से में थी ना। अब जिक्र ही कर देते। और तुम तो इधर आओ ज़रा। मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं उसको डांट देती। कमरे से निकलते सादिक को खफगी से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कंधे ज़रा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे आ बैठा। सॉरी, मैं भूल गया। और हाँ, उसने किसी कजिन की शादी का भी जिक्र किया था। सुमर ने याद करते हुए निद्रत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दांत गाड़ते रुक कर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है, तुम लोग नहीं जानते। मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में सुमर फारिस इधर होता जो नहीं था तो उससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर, अब तो आ गया, इसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नितरत बात करते मुसलसल 6 साल सीम के हाथ पकड़ पकड़ कर उसको मेज़ की चीज़ें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शे उठाकर फेंकना चाहता था। इस पे नज़र रखो, मैं ज़रा रोटी उतार लो, खाना खाकर जाना सुमन। सदी और उसे एक साथ मुखातिब करते उठे तो सुमन ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतज़र होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। निद्रत भी मुस्कुराए और सदी भी। अब पड़ गई ना पप्पू सोच में। सोचने वाली बात ही नहीं है, मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती, मगर पैक तो करवा सकती हूँ। निद्रत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वो शादी की तरफ मतवजा आई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो ज़रा मायूस है। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। शादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है, रियासी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो, बस है तो है। उसे ज़रा से कंधे उचकाए। चलें, सब नाम लिखो है, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साल हनीन बोलती हुई आई। इसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मादार, लबों पे शर्मगे मुस्कुराहट जो सिर्फ सिमर को देख कर आती थी। सिमर भी उसे देखकर मुस्कुराई। हनी ने एक फहरिस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही भले लाऊंगी और सिम तुम बर्गर्स लाओगे, ताहुकुम से सिम से कहा। वो जल्दी जल्दी सर अस्बात में हिलाने लगा। सिम की चीज़ हमेशा अम्मी लाती थी। और पुप्पो आप? जुमर को देखकर पूछते उसकी आंखों में वही शर्मगी मुस्कान फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लसानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? हनी ने ज़ोर से आवाज़ दी। किचन से आवाज़ वापस आई, मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। अब सबने सवालिया नजरा से शादी को देखा तो एक गाल खुजाता बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हनी ने बुए नाराज़ी से बीचे फौरन पप्पू को पुकारा। पप्पू, भाई को कहीं कि समोसे लाएंगे। इतना कुछ तो है, पहले तुम वो तो खाओ किट्टो। कोई बहाना नहीं शादी, तुम समोसे लाओगे। सुमन ने मुस्कुराहट दबाकर उसे तंबिया की। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर सर झटक कर रह गया। हनीन के नाराज असरत नॉर्मल हुए। उसने बड़े जोश से शादी का नाम लिस्ट में लिख लिया, फिर बारी बारी सबसे साइन करवाए।
तभी अम्मी ने पुकारा तो पप्पू का बॉक्स लेने किचन में भागी। सुमन ने पानी मांगा तो शादी भी पीछे ही गया। सुमन ने पर्स से सन ग्लासेस निकाले और आहिस्ता से सोफे के नीचे कारपेट पे रख दी, फिर सीधी होकर बैठ गई। निद्रा डब्बा ले आए तो सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। हनीफ फौरन वापस आकर लॉन्च की खिड़की का पर्दा हटाकर देखने लगी। सुमन और सादी कार के पास खड़े थे। सुमन अंदर बैठने लगी, फिर किसी एहसास के तहत बैग खोला, इधर उधर देखा। हनीन चौंकी, फिर फौरन सोफे तक आई, चीज़ें इधर उधर की, ऊपर नीचे देखा, ग्लासेस नीचे गिरे पड़े थे। वो फुप्पू फिर कुछ भूल गई। फातिया ने खुशी से कही थी, वाइना को उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। सुमन वापस आ रही थी। उधर उसने दरवाज़ा खोला। इधर हनी ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ग्लासेस वाला हाथ बढ़ाया। मैं शायद अपनी ओह, सुमन का सवाल मुकम्मल भी न हुआ था कि हनीन को देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने ऐनक पकड़ी और होले से हिना का गाल तपतपाया। मेरी ज़िंदगी में होने के लिए शुक्रिया हिना, आपकी हो गई। तो हनीन वापस सोफे पे आ बैठी। उससे दोबारा खिड़की में नहीं खड़े होना था, क्योंकि सुमन भूल सिर्फ एक दफ़ा कर दी थी। हनीन उम्मीद सिर्फ एक दफ़ा लगा दी थी। उसने मेज से लिस्ट उठाई तो फौरन उससे मुस्कुराहट उड़न छुई। वहाँ शादी के नाम के आगे लिखा समोसे काट कर बर्तन लिखा हुआ था और भाई खुद गायब था। हनी ने गुस्से से चिल्लाने के लिए मुंह खोला, मगर खुद ही हंस पड़े और बर्तन को दोबारा समोसे करके लॉन्च के कोने में रखी कंप्यूटर टेबल पे आ गई। उधर से कंप्यूटर ऑन किया, इधर सिम साथ वाली कुर्सी पे आ बैठा। वो गेम खेलेगी तो देखेगा, यही दस्तूर था, यही मामूल था। डाइनिंग टेबल पे करेले गोश्त के करीब मटर कबाब एक छोटे डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम उसमें चम्मच से सालन निकालते कह रही थी, मिर्ची निदरत हमेशा से तेज डालते, अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो, मगर ना जी। सरबराही कुर्सी पे बुरजमान बड़े अब्बा रोटी का निवाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बैठी स्मर पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना उसको, हम दोनों बूढ़ों ने भी खाना है और मिर्ची हमें कितना नुकसान करेंगी। अब की बार यूसुफ खान ने खफकी से उनको देखा। बूढ़ों की फहरिस्त अब खुद तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी उसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। सुमर ने मुस्कुराते मुंह में मौजूद लुकमा चबाया, फिर उनको मतवजा किया। पता है आजकल मेरी क्लास में कौन आ रहा है? कहकर उसने दूसरा लुकमा मुंह में रखा और लब बंद किए। बहुत निफासत से उसे चबाती रही और वो दोनों उसको देखते रहे। जब निकल चुकी तो बोली, फारिस गाजी, निदरत भाभी का सौतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई, फिर मशकूक, तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ समर, उसने मुझे बताया था कि LLB कर रहा है, उससे उसको तरक्की के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये लड़के भी ना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेस में जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या निदरत ने जिक्र किया था पहले? उसका नज़रअंदाज किए फरहाना तेज़ी से बोली, क्या होता मैं तबादले में उसकी मदद ही करवा देती। उस सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे अपनी प्लेट में निकाल रही थी। अब तुम ज़्यादा अच्छी ने बनना कि उसके सौतेले भाई को फेवर देने लग जाऊं। सुमन ने गिलास से घूट भरा, गीले लब लैपकिन से थपथपाए और सिर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज़ अभी से क्लियर कर लेती, यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस लेने का एक माकूल मुआवजा देती है और उस मुआवजे को हलाल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने मुआहदे को पूरा करूं, जिसके तहत मैं हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूँ और इसलिए मैं ज़ाती तासुब की बिना पे न किसी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ और न ही ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे गैर ज़रूरी फ़ायदा दे सकती हूँ, फिर चाहे भाभी का भाई और सलीम दरसी का बेटा। जो भी मेरे पास मसला लेकर आएगा मुझे इसे हल करना होगा। बहुत नरमी और आसान से उसने कहा, मगर आम हालात में शगुफ्ता रहने वाली फरहाना निदरत के जिक्र पे खफा से होकर बर्तन उठाने लगी। हाँ, मैं तो कहकर फंस जाती हूँ। फंस तो आप अच्छा खाना बनाकर भी जाती, क्योंकि हम टीचर शायद अगले माह वन डिश रखे तो उसमें भी मुझे ऐसा ही करेले गोश्त बना कर दीजिएगा, क्योंकि माओ के हाथ के करेले कभी कड़वे नहीं होते। हाँ, तो बुरा खाना बनाया है मैंने कभी? अब की नाराज़ी मसली में थी। उनके जाते यूसुफ साहब फौरन सुमर की तरफ मुड़े। फारिस का हर तरह से ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करना। जैसा कि मैंने अभी कहा, बिला ज़रूरत कोई फ़ायदा दूंगी न बेवजह कोई नुकसान। वो कंधा उचकाकर टूथपिक निकाल रही थी। वैसे आपका जिक्र कर रहा था, सरसरी सा का। बड़े आपा चौकी किचन को देखा, फिर इसको। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना भी होती है। आप ये कहने के लिए तमीद बांध रहे कि आपने कभी उसकी कोई मदद नहीं की? तुमसे किसने कहा है? जब आखिरी दफ़ा मैंने चेक किया था मेरे ऊपर वही तो उतरी नहीं थी। वो बहुत इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। फिर क्या मदद की थी आपने उनकी? तुम तिल मिलाकर फिर से किचन को देखा। तुम मेरे घर का माहौल ख़राब करने पे तुली हो। अगर आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं यही सवाल थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ दोहरा दूंगी। अब वो हथेली पे चेहरा टिकाए मुस्कुरा कर उनको देख रही थी। इतना भी नहीं किया कुछ खास जितना वो याद रखता है।
वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका था। माँ ने थोड़ा बहुत रुपया पैसा छोड़ा। उससे छोटी उम्र में कारोबार करने की कोशिश की तो सब डूब गए, ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया। उसके मामू काफ़ी अमीर आदमी है, मगर उनसे मांगते उसकी नाक आड़े आती थी। इसलिए मैंने उसकी मदद की थी कर्जा उतारने में, और फिर एजेंसी में नौकरी के लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश की। हालांकि वो मेरिट पर सिलेक्ट हुआ, मगर उसको भी मेरे खाते में डाल देता है। अब तो सारा कर्जा लौटा भी चुका है, फिर भी भूलता नहीं है। तो अच्छी बात है ना, जिंदगी बन गई उसकी, इसलिए याद रखता है। वो कहनिया मेज पे टिकाए अब फिर से पानी पी रही थी। बड़े आपा नैपकिन हटाकर उठे और कोने में लगे सिंक के ऊपर खड़े हाथ धोने लगे। सुमर घूट घूट पानी पीती मुस्कुराकर अपने अब्बा को देखती रही, जो वाकई अभी बूढ़ा और मौजरों की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। दरवाजा जोर जोर से बजा। 1 2 3 सादी ने आराम कहते राहदारी पार की। दोबारा दस्तक हुई, बेल भी बजी। ओहो, उसने दरवाज़ा खोला। सामने फारिस खड़ा था। यार मामू, मैं खोल ही रहा था, आप गड़बड़ा कर वो चुप हुआ। फारिस ने आँख से इशारा किया और पीछे मुड़कर कहा, आइए मामू। सादी के लब खुल गए, मतलब मामू के मामू। वो देखे बगैर अंदर भागा। अम्मी किचन में शाम की चाय को दम लगा रही थी। वो उनके सर पे जा पहुंचा। अम्मी, मामू के मामू आए, मतलब उफ, क्या? पहले तो अम्मी को समझ नहीं आया, और जब आया तो जल्दी से बाहर आए। फारिस राहदारी से होता उनको ला रहा था। ग्रे सूट में मलबूस, बारीक तराशीदा सफ़ेद सुरमे मुच्छों वाले, काफ़ी बारब मगर हैंडसम आदमी थे। आंखों में एक सख्त सा तासर था, गर्दन में सिरिया। अम्मी के सलाम का सर के खम से जवाब दे, तनी आबरू के साथ क्रोफर से बड़े सोफे पे टांग रखकर बैठी। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। अम्मी अपनी इब्तिदाई बौखलाहट पे काबू पाती कहते सोफे के कुशन बराबर कर रही थी। शुक्र की लॉन्च साफ पड़ा था, फिर भी नजर घुमा कर देखा, और जब फारिस पे निगाह ठहरी तो निदरत ने बताया क्यों नहीं वाले अंदाज में से घूरा, मगर उस जरा से शान उचका कर सिंगल सोफे पे जा बैठा। ये मेरा बेटा है सादी। अम्मी सामने खड़ी तारुफ करवाने लगी। सादी ने मुस्कुराकर सलाम किया। उन्होंने बिना मुस्कुराए मगर शाइस्तगी से जवाब दिया। वो कुशन लेकर कारपेट पे बैठ गया। लाउंज के कोने में कंप्यूटर टेबल पे बैठी हनीन मुसलसल कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रही थी। निदरत ने बजाय मुस्कुराते मगर घूर कर कहा, हिना सलाम करो। तो जरा सी मुड़ी, सलाम किया और वापस। औरंगजेब कारदार ने तो शायद सुना ही नहीं, पुरतकलीफ से बैठे थे। आपको इज्जत बख्शिए वाला अंदाज। राहदारी का दरवाज़ा फिर बजा, धीमा से जैसे किसी ने उंगली की पुष्ट से नॉक किया हो। सादी फौरन उठा तो कादर साहब बोले, मेरा बेटा होगा। कॉल सुनने रुक गया था। सादी राहदारी में आया तो उधर खुले दरवाजे में खड़ा था। उसने टाई और वेस्ट भी पहन रखी थी, बस कोट नहीं था। टाई पिन, कफ लिंक्स, जूते, हर शे अपनी कीमत आप बताती थी, और उससे ज़्यादा बेशकीमत उसकी मुस्कुराहट थी। मैं हाशिम हूँ, हाशिम कादर। मेरे डैड गालिबन अंदर है, मुस्कुराते अपना नेज से बोला था। सादी जल्दी से उस तक आया। जी वो अंदर है, मैं सादी यूसुफ है। उसने भी मुस्कुरा कर बताया, अंदर आने का रास्ता दिया। हाशिम ने दिल से भी उसे मुस्कुराहट के साथ मिला, फिर अपने बाप के साथ सोफे के दूसरे सिरे पे जा बैठा। सादी को महसूस हुआ कि वो हमेशा अपनी गहरी आंखों से अतराफ का जायजा लेते मुस्कुराते रहने का आदी था। जो भी था उससे अच्छा लगा था। हाशिम की शादी अगले हफ्ते, वलीमा का कार्ड मिल गया आपको? उसी संजीदगी से औरंगजेब कादा ने निदरत को मुखातिब किया। उस सामने बिल्कुल सोफे पे टिकी थे, सर हिलाने लगे। जी जी, हम ज़रूर आएंगे। हालांकि उससे पहले आने का इरादा न था। हाशिम और मैं ऑफिस से निकले थे तो फारिस मिल गए। हाथ से ज़रा से इशारा किया उसकी तरफ, जो बेनियाज सा दूसरे सिंगल सोफे पे बैठा मोबाइल पे कुछ कर रहा था। तो सोचा इसके रिश्तेदारों को ज़ाती तौर पर मदू कर दे, बाकी आपके दूसरे रिश्तेदार। नजर भर कर हाशिम को देखा, वो सब हाशिम संभालेगा। हाशिम ने इस बात पे सर को खम दिया। अब औरंगजेब का दर कलाई पे बंधी घड़ी को देखते खामोश बैठे थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी थी कि वो चले आए, वरना मिजाज के तो उसी तरह सख्त और गुस्सा और मशहूर थी। निद्रत ने सोचा। खामोशी का वक्त जरा बढ़ा तो हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कारपेट पे कुशन के सहारे बैठे 18 साल साथी को मुखातिब किया। क्या पढ़ रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, मगर अब स्कॉलरशिप का हाथ में फैसला नहीं आया। तो कितनी उम्मीद है कि इंजीनियर बन जाओगे? सादी सा जीप कर हंसा। मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर भी घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके बारे में माँ बाप को बचपन से उम्मीद होती है कि वो सब संभाल सकता है। मुस्कुराकर बाप को देखा निदर की तरफ मतवजा हुआ। वो जो ज़रूर किसी काबिल बन जाएगा। तो आपके बच्चों में से ऐसा कौन है? फिर सादी को देखा। क्या वो तुम हो? हम तीनों में से भी एक का सबको पता है कि उसे इंजीनियर ज़रूर बनना है, बाकियों का कोई पता नहीं। और वो एक मैं नहीं, बिल्कुल भी। हाशिम ने शायद इस जवाब की तवक्का नहीं की थी, तभी ताजुब से अब्रू सवालिया उठाई। तो
कंप्यूटर चेयर घूमी। माथे पे कटे बालों वाली लड़की सामने हुए हाशिम को देखते हुए संजीदगी से बोली, वो मैं हूँ, हनी जुल्फिकार यूसुफ खान उर्फ हीना उर्फ किट्टू बेगम। साथ इतना ऐसा बड़बड़ाया कि अपने सिवा किसी को आवाज़ नहीं आई। हो गुड। हाशिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा और बेनियाजी से वापस घूम गई। हनीन तो इंजीनियर बनी जाएगी, इस सारा खाला की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। क्या फारिस की कोई और बहन भी है? औरंगजेब कादर ने चौंक कर फारिस को देखा। वो मोबाइल से नजरें हटाए बगैर हाथ मुसलसल चलाते हुए बोला, नहीं, वो वारिस की भी है। असल में सारा मेरी फर्स्ट कजिन भी है, तो बच्चे बचपन से खाला बोलते हैं। बाद में उसकी शादी मेरे भाई से हो गई तो उनकी मम्मानी भी बन गई। निदरत ने तफसील से बताया, मगर शादी को इस नामुकम्मल तौर पर बेचैनी हुई। वो यूके गई हुई है पीएचडी करने, और वो प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी करने वाली पहली खातून है। हाशिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। औरंगजेब फिर से घड़ी को देखने लगे। शादी को लगा कोई मुतासिर नहीं हुआ। उसने हाशिम से पूछा, आपने कहाँ से पढ़ा है? स्टैनफोर्ड से, मैं लॉयर हूँ। शादी के लिए वो में सुकड़े, तो आप वकील हैं? मेरी पप्पू भी वकील हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? वो उसी नरम मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। यही पाकिस्तान से। शादी के लहजे में फ़क्र था। निद्रा चाय के लिए उठे तो औरंगजेब मना करने लगे। उनको जाने की उजरत थी। उनका वक्त बेहद कीमती था, मगर निद्रत का इसरार चली गई। तुम मेरे साथ रौफ की तरफ आओगे? उन्होंने हाशिम को मुखातिब किया। जी, मगर मैं वहाँ से जल्दी उठ जाऊँगा। शहरी ने कोई नई मूवी ली थी, हमारे साथ देखने का प्रोग्राम था। औरंगजेब साहब ने हूँ में सर को खम दिया। एक दफ़ा फिर घड़ी देखी। इससे पहले कि वो फारिस से कहते कि अपनी बहन को फजूल की खातिरदारी से मना करे, कंप्यूटर चेयर के पहिए घूमे। हनीन सामने हुई। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? हाशिम ने बेख्तियार से देखा। एक नई अमेरिकी मूवी आई है। आप नाम बताएं, मैंने देख रखी होगी। वो मुतब्सब हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले रिलीज हुए बॉर्न अल्टीमेटम। ओ, बॉर्न सीरीज। हनी ने मुंह बनाया। उसका सिर्फ पहला पार्ट अच्छा था, मगर ये वाला पार्ट काफ़ी ड्रिक किया गया है। बॉर्न आइडेंटिफाई वाली बात नहीं है इसमें। हाशिम ने मुस्कुराते हुए तीखी नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बॉर्न सीरीज के नॉवेल्स की बात नहीं कर रही? आप ही कहना चाह रहे हैं कि मैं नॉवेल पढ़कर जाहिर कर रही हूँ कि मैंने मूवी भी देख रखी है? शायद आपको मालूम नहीं है कि बॉन्ड सीरीज नॉवेल्स पे सिर्फ लूजली बेस्ड है, और जब आप ये नया पार्ट देखिए और अक्सर जगहों पे कैमरा बुरी तरह हिलता हुआ महसूस हो और लगे जैसे कैमरामैन को राशा लाखे, तो जान लीजिए कि आपसे पहले फिल्म देखने वाली हनी यूसुफ सच कह रही थी। और मैं इस फिल्म को मज़े डिस्कस करती, लेकिन मुझे उस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं। सो बात ख़त्म। हाशिम ने सिर्फ मुस्कुरा कर सिर हिलाया, मगर औरंगजेब का आधार आंखें सुकेड़ कर उसको देखने लगे थे। तो तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद है? वो अभी भी पुरतकल्लुफ़ और सर्द आवाज़ में पूछ रहे थे, मगर तवज्जो पूरी उसकी तरफ थी। सादी ने गहरी सांस लेकर सर झटका, जैसे किट्टू को सुनने की तब उसमें नहीं थी। हनी ने लापरवाही से शाने उचकाई। फिल्म का अच्छा होने के लिए किसी खास तरह का होना ज़रूरी नहीं होता। प्लॉट और किरदारों का अच्छा होना चाहिए, और किसी भी कहानी के अच्छा होने का मतलब हकीकत से करीब होना नहीं, कन्विंसिंग होना है। मुझे ऐसी अमेरिकी फिल्में नहीं पसंद जिनमें हीरो मार खा खा कर भी नहीं मरता, मगर डाई हार्ड मुझे बहुत पसंद है। मुझे हॉरर फिल्में भी सख्त नापसंद है, मगर दी रंग बहुत अच्छी हैं। जादुई फैंटेसी तो मुझे जहर लगती है, मगर हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की क्या बात है। साइंस भी बहुत बोर करती है मुझे, मगर आई रोबोट में बार बार देख सकती हूँ। साइको थ्रिल से तो मुझे छिड़े, मगर साइलेंस ऑफ दी लैम्प मेरी फेवरेट है। पीरियड फिल्में भी बाज़ औक़ात बहुत मसी हो जाती है, मगर ग्लेडिएटर, पिटियाट और ब्रियो हार्ट में मेरी जान है। वो तब खामोश है जब चाय और औरंगजेब साहब ने कब पकड़ भी लिया और घूट भर भी लिया। देख, अभी तक उसी को रहे थे। तो फिर तुम्हें आखिर पसंद किस तरह की अंग्रेज़ी फिल्में? किसने कहा मुझे अंग्रेज़ी फिल्में पसंद हैं? हॉलीवुड की हर फिल्म अब एक जैसी लगने लगी। मैं तो ईरानी, कोरियन, चाइनीज़, ताइवानी और स्पेनवी फिल्म देखती हूँ ज़्यादा शौक से। और हिस्पानी भी, वो जो स्पेन की नहीं बल्कि कोलंबिया की हिस्पानी ज़ुबान में बनी फिल्में हों। हाशिम ने बाप को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, और एक लायक स्टूडेंट को फिल्में देखने का फारिग वक्त कैसे मिल जाता है? किसने कहा कि मैं अपना फारिग वक्त सिर्फ मूवीज़ में लगाती हूँ? मुझे तो कंप्यूटर गेम्स ज़्यादा पसंद है। मैंने अब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में पता है कितने? हनीन, अगर तुम अभी के अभी खामोश होकर हमें शुक्रिया का मौका दो तो मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारे लिए 6 आदत सीख कबाब लाऊंगा। सादी ने बस हाथ नहीं जोड़े, लहजा वरना ऐसा ही था। हनी ने संजीदगी से ज़रा मुड़कर उससे देखा। 6 नहीं 12, और साथ ही मेयोनीज वाली सॉस भी, और वापस घूम गई। हाँ हाँ ठीक है, सादी ने चिल्लाकर गोया जान छुड़ाई। औरंगजेब साहब आधी चाय पी चुके थे। बॉक्स ऑफिस खत्म हुआ तो
बाकी चाय की उम्मीद भी दम तोड़ गए उठ गए। फंक्शन में आना इस बच्ची को भी साथ लाना। दरवाजे तक जाते उन्होंने निद्रा से बस इतना कहा। सादिया रो छोड़ने बाहर तक आई। फारिस वहीं बैठा था। जब तक तुम्हारा स्कॉलरशिप फाइनल नहीं होता तुम मेरे घर आ जाया करो। मेरी स्टडी तुम्हें ज़रूर मुतासिर करेगी और तुम वहाँ बैठकर कुछ पढ़ भी सकोगी। हाशिम ने कार के साथ खड़े साथी को जब ये बात कही तो उसने उसे अज़रा मुरवत की जाने वाली पेशकश समझी। आखिरी खुदाफिज से पहले जब हाशिम ने ये दोहराया तो सादी ने भी मुस्कुरा कर आने का वादा कर लिया। क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कार दराज जाएगा। उसे गलत लगता था। सुमर फ़ोन कान से लगाए लॉन्च में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी आंखों में शदीद इस्तिराब रकम था। दूसरी जानिब घूम रही थी। दफातन वो रुकी। जी मैं सुमर बात करी हूँ। जी बिल्कुल। मैंने तलबा की फहरिस्त मालूम करने के लिए कॉल की थी जो स्कॉलरशिप के लिए नामजद हुए हैं। एक घुंघरेली लट उंगली पे लपेटती बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। आप मुझे 5 नाम पढ़कर सुना सकते हैं? जी जी हूँ। बोले वापस में पेवस के टहलती सुनती गई। चेहरे पे तनाव गया। 1 2 5। क्या यही तमाम नाम है? और श्योर? ऐसा ऐसा आंखों में उम्मीद की जोत बुझती गई। ओके मगर क्या आप काइंटर चेक कर सकते हैं? उस फहरिस्त में वाकई किसी सादी यूसुफ का नाम नहीं है? एक आखिरी उम्मीद जिसमें सबकी दुनिया कायम है। मगर जवाब सुनकर सारी दुनिया डूबती गई। ओके। उसे अपनी आवाज़ मध्यम से सुनाई दी। ऐसा से फ़ोन रखा और सोफे पे बैठ गई। कमरे से फरहाना के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। लिहाफ का बंडल बनाकर उठाई स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। उसे जर्द शल सा बैठे देखकर रुकी। क्या हुआ? वो चौंकी फिर फीका से मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ। और यही तो सदमा था कि कुछ नहीं हुआ।